पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करीब 3.5 साल तक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर रहे हैं और इन 3.5 साल में उन पर करीब 200 केसेस का एक्विजिशन लगा है। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाए जाने वाले। Pakistan's Prime Minister, the former cricketer Imran Khan, has been ousted from power after losing a vote of no confidence in Parliament. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत में पीटीआई की 35 MNAs रिवोल्ट करने लगी इमरान खान के खिलाफ। 35 मेंबर जो है इस वक्त अपने ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं पार्टी के साथ। 27 मार्च 2022 की जलसे में इमरान खान ने एक खत लिखा और कहा कि हमें लिखकर धमकी दी गई है इनकी सरकार हटाने के लिए। हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। 9 मई 2023 पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। इसके कुछ घंटे बाद मुल्क भर में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। कहा जा रहा है पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी शायद ही देखने को मिली है पिछले कई सालों से। इसे पाकिस्तान के बिगेस्ट क्राइसिस बताया जा रहा है 1971 के बाद से। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 2018 से, जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो रही थी। इस टाइम पर दो और पार्टीज थी जो इमरान खान के साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी। एक थी PPP यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसको लीड कर रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी, और दूसरी PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको लीड कर रही थी नवाज शरीफ की भाई शहबाज शरीफ। और इमरान खान लीड कर रही थी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अगर इस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाए तो इमरान खान को इलेक्शन जीतने की चांसेस ज्यादा थी, क्योंकि 2018 से पहले इमरान खान कभी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर नहीं आई थी, इसलिए उन पर ज्यादा इल्जामात भी नहीं थी। लेकिन दूसरी जो दो पार्टीज थी इन पर नेपोटिज्म और करप्शन के इल्जामात लगे थी। PPP की चीफ बिलावल भुट्टो एक्चुअली में बेटे हैं फॉर्मर PM बेनजीर भुट्टो की और फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की, इसीलिए इन पर पहले से ही नेपोटिज्म का इल्जाम लगा था। दूसरी PMLN पार्टी पर करप्शन के दाग लगी थी। शहबाज शरीफ की भाई नवाज शरीफ पर पैनामा पेपर लीक्स की करप्शन एलिगेशन लगी थी और इसके अलावा और भी कई करप्शन केसेस थे। तो इस टाइम पर इमरान खान एक नई उम्मीद की तरह उभर रही थी और वो आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। और जब इलेक्शन हुई तो इमरान खान की पार्टी PTI पहले नंबर पर आई 155 सीट्स के साथ, और दूसरी तरफ जो दो पार्टीज थी इन्हें नेपोटिज्म और करप्शन की वजह से एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ की PMLN पार्टी को 84 सीट्स मिली और बिलावल भुट्टो की पार्टी को 56 सीट मिली। PTI को सबसे ज्यादा सीट्स मिली, लेकिन अभी भी वो अपनी सरकार नहीं बना सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल में 342 सीट्स है और 172 मेजॉरिटी मार्क है। अब PTI की पार्टी ने इस 172 मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं किया था। 155 सीट्स थी इनकी, इसीलिए इमरान खान ने कुछ छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट के साथ कोलिजन बनाई। इसकी मदद से ये 178 सीट्स तक पहुंच गई। ऐसा करने से इनकी सरकार तो बन गई, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से ये थोड़ी ही ऊपर थी, सिर्फ 6 सीटें ज्यादा थी मेजॉरिटी मार्क से, तो इतनी मजबूत सरकार नहीं थी। We're following the latest in Pakistan, where former cricket star Imran Khan has declared victory. He has vowed to transform the country into a new Pakistan as Prime Minister. मैं आपके सामने, कौम के सामने आज ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। Deadly bombings and clashes have also overshadowed the race. Now this could possibly signal more turmoil than stability moving forward. Tell us more about Imran Khan and what his victory, if confirmed, would mean for Pakistan.
Well, Imran Khan is a very, very well-known figure, obviously, in Pakistan, because he's considered to be one of the best cricketers ever in the country. He was the captain of the national team for about 10 years. It's important to point out that in Pakistan, cricket is more important than football. It's very much as if, I know Zinedine Zidane became Prime Minister in France. This is pretty much the comparison. He studied in Oxford, where he was also the captain, actually, of the Oxford cricket team back in the day. जब इमरान खान की हुकूमत आई तो कई लोगों का कहना है कि इमरान खान ने क्या ही किया है पाकिस्तान के लिए। वैसे कुछ इक़दामात किए तो थे उन्होंने अपनी सरकार में, जिन्हें मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया है, जैसे सेहत कार्ड का मंसूबा जिसे गरीब खानदानों को मुफ्त इलाज करने की सहूलत फराहम की। एहसासी प्रोग्राम, इन्होंने कहा कि इससे गरीबों की माली मदद की जाएगी। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। शेल्टर होम्स, जिसे गरीब और मजदूर लोगों के लिए बड़े शहरों में मुफ्त खाना और रिहाइशगाह दिया गया। इमरान खान की हुकूमत में कोरोना वायरस भी आया था, जिसके लिए इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन लागू किया था। कोरोना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन से हैंडल किया। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में पब्लिक ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करा था, जैसे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था पहले से, जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हो गई थी, और जो ज्यादा इल्जाम इनकी सरकार पर लगता था वो इन्फ्लेशन का था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है इमरान खान की सरकार में। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कोरोना वायरस की वजह से थे इमरान खान की सरकार में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने उनकी फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट नहीं की है, और जब इमरान खान पीएम बनी तो लोगों को लगता था कि इमरान खान ही वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के जो अपनी फुल 5 ईयर टर्म कंप्लीट करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अब वक्त आ गया था कि इमरान खान की सरकार भी अब गिर जाए। 10 अप्रैल 2022 एक नो कॉन्फिडेंस वोट किया जाता है इमरान खान की सरकार के खिलाफ, और जब ये वोट होते हैं तो इमरान खान इसे हार देते हैं और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हट जाते हैं। Pakistan's Prime Minister, the former cricketer Imran Khan, has been ousted from power after losing a vote of no confidence in Parliament. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये नो कॉन्फिडेंस वोट क्यों की गई इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान इसे हार क्यों गई। तो आइए इसको भी थोड़ी गहराई से समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। 20 दिसंबर 2022 एक अलायंस बनाई गई पीडीएम के नाम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये अलायंस एक केज और कोलेजन था, यानी इस अलायंस में एक पार्टी नहीं थी बल्कि कई मुख्तलिफ पार्टीज थी, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और भी कुछ छोटी पार्टीज इसमें शामिल थी। ये अलायंस इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बनाई गई थी, इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। इस अलायंस ने कुछ रैलीज करी थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी जिसको पाकिस्तान आज तक फेस कर रहा है। इन रैलीज को खास तौर बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लीड कर रही थी। ये इन रैलीज में कहती थी कि इमरान खान की हुकूमत में इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर कट्स है और बिजनेसेस बंद हुए हैं। ओवरऑल इन मुद्दों को लेकर ये पोजीशन इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो जाती है। फिर आता है मार्च 2021, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर शेख अब्दुल हफीज ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी सेनेट के लिए। इमरान खान ने खुद इनके लिए कैंपेनिंग भी करी, लेकिन फिर भी अब्दुल हफीज अपनी सेनेट की सीट हार देते हैं और इस सेनेट को पीडीएम के जो कैंडिडेट थे यूसुफ रजा गिलानी, जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो जीत जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका था इमरान खान की सरकार को कि फाइनेंस मिनिस्टर इलेक्शन हार गई सरकार की, अगरचे इमरान खान ने उनके लिए कैंपेनिंग भी करी थी। इसी चीज को लेकर अपोजिशन ने आवाज उठाई कि इमरान खान को अब रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली का कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं इमरान खान। तो इस वक्त इमरान खान ने पार्लियामेंट से कहा कि चलो ठीक है, एक वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करते हैं, यानी पार्लियामेंट से कहा कि सब वोट दो और देखते हैं कि मेरी सरकार अभी भी बनी रहेगी या नहीं। ये प्रूव करने के लिए कि मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली मेजॉरिटी एमएनएस मेरे साथ है या नहीं। एक्चुअली ये दूसरी बार था पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब किसी प्राइम मिनिस्टर ने खुद से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया हो नेशनल असेंबली में।
तो जब ये वोटिंग हुई तो इमरान खान ने 178 सीट्स के साथ अपनी मेजॉरिटी फिर से प्रूव कर दिखाई और ये क्लियर हो गया कि इमरान खान ने जितनी भी एमएनएस के साथ अपनी सरकार बनाई थी वो अभी भी इनकी सरकार को सपोर्ट कर रही है। और इससे कुछ वक्त के लिए अपोजिशन की ये बात खामोश हो गई कि इमरान खान को अब रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन एक साल बाद 8 मार्च 2022 इस बार अपोजिशन ने डिमांड करी कि नो कॉन्फिडेंस वोट कराया जाए इमरान खान की सरकार के खिलाफ। फिर आता है 18 मार्च 2022 जब इमरान खान को एक और बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। इनकी खुद की ही पार्टी मेंबर्स रिवोल्ट करने लगी इमरान खान के खिलाफ। पीटीआई के एक रेबल एमएनए राजा रियाज ने जियो न्यूज को बताया कि करीब 24 एमएनए तैयार हो गए हैं पीटीआई पार्टी को छोड़ने के लिए। आपके साथ यहाँ पे कितने एमएनए? हम इधर 2 दर्जन के करीब लोग मौजूद हैं। 24 जी जनाब, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। जिनका ताल्लुक पीटीआई से। और जब इमरान खान को इस बात का पता चला तो वो एक रैली में कहते हैं कि ये मेरी पार्टी की मेंबर्स बिक गई है और वो सिंध हाउस में बैठे हैं। तो वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। और जब इस बात का पीटीआई की सपोर्टर्स को पता चलता है तो वो सिंध हाउस के सामने पहुंच जाते हैं। अहम खबर आपको देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस का गेट तोड़कर दाखिल हो गए। ये लोग इमरान खान के फेवर में नारे लगाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बिक गए हो। इवन ये लोग दीवारी ताम कर अंदर तक पहुंच गए इस घर के। 20 मार्च को इमरान खान ने इन्हें ऑफर दिया कि सारे के सारे वापस आ जाओ हमारी पार्टी में, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन 22 मार्च को इन एमएनएस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर लिया। उल्टा एक एमएनए डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि ये जो एमएनएस है वो बढ़ गए हैं, 35 तक पहुंच गए हैं जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं इमरान खान की। परसों आपके प्रोग्राम में 33 मेंबर बताए थे, आज 35 मेंबर, मतलब 2 मेंबर और बढ़ गए। 35 मेंबर जो है इस वक्त अपने ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं पार्टी के। ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा मसला इसीलिए था कि अगर ये एमएनएस दूसरी पार्टी में डिपीट नहीं भी करती, एक्चुअली ये एमएनएस दूसरी पार्टी में डिपीट इसलिए नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 63 ए के अकॉर्डिंग कि किसी भी पार्टी की एमएनएस को दूसरी पार्टी में डिपीट करना इतनी आसानी से अलाउड नहीं है। इस पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है। अब अगर इन एमएनएस को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता तो भी इमरान खान के लिए मसला था कि वो मेजॉरिटी मार्क क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और 23 मार्च को प्रॉब्लम और बढ़ गई कि अब तक तो इमरान खान की खुद की पार्टी प्रॉब्लम्स कर रही थी कि अब उनकी कोलेजन पार्टीज भी प्रॉब्लम करने लगी। ये 3 कोलेजन पार्टीज थी, इन्होंने कहा कि हम इमरान खान की सरकार को सपोर्ट करना बंद करेंगे। एक थी PMLQ, पाकिस्तान मुस्लिम का एक और ब्रेकअप इफेक्शन, और दूसरी MQMP और तीसरी BAP, बलूचिस्तान अवामी पार्टीज। इन तीनों की टोटल में 17 सीट्स थी। यहाँ पर इमरान खान अपनी सरकार बचाने के लिए इन पार्टीज को मनाने की कोशिश करते हैं। ये PMLQ पार्टी को किसी ना किसी तरह से मना लिया, दूसरी MQM पार्टी को एक ऑफर करा, लेकिन 30 मार्च को इस पार्टी ने ऑपोजिशन से अपनी एग्रीमेंट करा ली। इसको देखकर इमरान खान ने जवाब में कहा कि वो आखिरी बाल तक लड़ते हैं, वो आखिरी बाल तक लड़ेंगे अपनी सरकार बचाने के लिए। यहाँ पर इमरान खान ने इसकी वजह अमेरिका बताई कि अमेरिका इन अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि मैं रशिया गया था तो मेरी रशिया की विजिट को लेकर अमेरिका बहुत गुस्से में आया है, इसलिए अमेरिका मेरी सरकार को गिराना चाहता है इन अपोजिशन के साथ मिलकर। लेकिन इसके जवाब में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और अपोजिशन लीडर्स दोनों ने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है, कुछ भी मन से बनाकर इमरान खान बोलने लगे हैं। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नो कॉन्फिडेंस वोट कराने का दिन 3 मार्च बताई थी, तो ये दिन जल्द ही आने वाला था। लेकिन इमरान खान ने ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज दी थी कि अपोजिशन वाले अमेरिका के साथ मिलकर मेरी सरकार गिराना चाहता है, अब इसके बाद लॉ मिनिस्टर भी करने लगे। ये डिप्टी स्पीकर जो थी नेशनल असेंबली की, वो भी इन्हीं की पार्टी से थी। इन्होंने कहा कि फॉरेन एनवायरनमेंट हो रही है, इसकी बेसिस पर अब हम ये नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं कर सकती। इन्होंने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 पब्लिक किया जो कहता है कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस वोट इलीगल है क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पावर की एनवायरनमेंट हो रही है। तो फिर जब ये नो कॉन्फिडेंस वोट कराने का दिन आया 3 अप्रैल, तो इस दिन स्पीकर ही नहीं आए नेशनल असेंबली की। ये चीज स्पीकर ने कही थी कि यहाँ नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं होना चाहिए जब फॉरेन पावर की एनवायरनमेंट हो जाए, और स्पीकर नहीं आए थे क्योंकि वो इस आर्टिकल 5 की रोलिंग की फेवर में नहीं थी। यहाँ पर इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को एडवाइस दिया कि वो असेंबली को डिसॉल्व करे और दोबारा से फ्रेश इलेक्शन बुलाया जाए। जो स्पीकर ने आज Now that the Speaker has exercised his constitutional power, I have advised the President to dissolve the Assembly so that democracy prevails. In a democratic society, we conduct elections so that the public choose who they want to lead their country. और प्रेसिडेंट ने इमरान खान की बात मान भी ली। अब यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि इमरान खान ने किसी ना किसी तरह से अपनी सरकार को बचा लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
यहाँ पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने खुद से इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लिया। 7 अप्रैल 2022 सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया। इन्होंने कहा कि जो प्रेस इलेक्शन की बात हो रही है इसको हम नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं, और अपोजिशन लीडर जो बोल रहे हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस वोट होना चाहिए तो वो सही है, उसकी परमिशन इन्हें दी जाती है, और बात एक बार फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक पहुंच गई। 7 अप्रैल 2022 एक नो कॉन्फिडेंस वोट कराया जाता है और एज एक्सपेक्टेड इमरान खान ये वोट हार देते हैं। 172 मेजॉरिटी मार्क था, अपोजिशन को 174 वोट मिल गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बन गई पाकिस्तान की नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाई जाने वाली, और अगली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गई। यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि पूरी सिचुएशन इमरान खान के लिए इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि 1-1.5 साल में दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होने वाली थी, और उस वक्त तक इमरान खान विन भी कर सकती थी और वो इलेक्शन जीत भी सकती थी, क्योंकि इस वक्त अवाम इमरान खान को सपोर्ट करती थी और वो आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि इसके बाद इमरान खान के ऊपर इतनी केसेस की जाते हैं कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल ही नहीं होते, और उसे कैद भी हो जाती है, जिससे वो आज तक नहीं निकल पाई। इमरान खान एक केस से निकलती तो दूसरी केस में उलझ जाती। लेकिन इसको समझने के लिए हमें जाना होगा इस वीडियो की चैप्टर 2 में। 9 मई 2023 पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से। यह अरेस्ट किया गया था करप्शन चार्जेस पर, और इस अरेस्ट को पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB के जरिए लीड किया गया था। इमरान खान की इस अरेस्ट का तरीका इतना खौफनाक था कि यूके में जो अपोजिशन लीडर है जेरेमी कॉर्बियन, इन्होंने कहा कि इमरान खान की ये अरेस्ट डेमोक्रेसी के लिए एक डार्क डे होगा। तो आखिर क्या था ये करप्शन केस एग्जैक्टली? तो ये केस था अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से रिलेटेड। एक नॉन गवर्नमेंटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया था इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीवी ने। इस ट्रस्ट को बनाया था 2018 में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बैठी थी। पाकिस्तान के NAB का कहना है कि इमरान खान ने इस यूनिवर्सिटी के लिए एक डील करी थी एक प्रॉपर्टी टाइकॉन के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $339 मिलियन का नुकसान हुआ। ये करीब 7,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस होता है। इनका कहना है कि इमरान खान ने इस यूनिवर्सिटी की जमीन के लिए जो करोड़ों की डील करी थी वो इस प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज से करी थी, जिससे पाकिस्तान को इतना सारा नुकसान हुआ। अब 9 मई को जो इमरान खान का ये अरेस्ट हुआ था, इसके कुछ घंटे बाद मुल्क भर में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये प्रोटेस्ट कुछ जगहों पर दंगों में बदल जाता है, वायलेंस होता है, 3000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है, 290 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं और करीब 9 लोग मारे जाते हैं। इसे पाकिस्तान की बिगेस्ट क्राइसिस बताया जा रहा है 1971 के बाद से। पहली बार पाकिस्तान के लोग मिलिट्री के खिलाफ ओपनली लड़ने लग जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने स्टेटमेंट दिया कि इस प्रोटेस्ट वाले दिन को एक डार्क चैप्टर की तरह याद किया जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। इस केस में इमरान खान कुछ दिनों तक अरेस्ट थी, फिर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। यहाँ पर इमरान खान केसेस में इतना उलझ जाते हैं कि वो एक केस से निकलते हैं तो दूसरी केस में फंस जाते हैं। ये अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है जिन्हें एक्सेस किया है फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन न्यूज पब्लिकेशन ने। इमरान खान और उनकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर करीब 140 क्राइम्स का एक्विजिशन लगा हुआ है। इनमें से 34 केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान के खुद के खिलाफ है। और अभी की रिपोर्ट को देखा जाए 2026 की, तो इमरान खान खुद से 150 से लेकर 200 तक केसेस को पेश कर रहा है। अब इनमें एक और केस है जिसमें इमरान खान बहुत बुरी तरह से फंसी है, तोशाखाना केस। तोशाखाना बेसिकली पाकिस्तान में गिफ्ट्स की ट्रेजरी है। अगर गिफ्ट्स की कीमत एक सर्टेन वैल्यू से कम होती है तो रिसीवर उनको अपने पास रख सकता है, लेकिन जो महंगे गिफ्ट्स होते हैं उन्हें तोशाखाना भेजना पड़ता है। इस केस में इमरान खान पर आरोप ये था कि 2018 से लेकर 2022 तक इमरान खान को बड़ी बड़ी गिफ्ट्स मिली, जिसमें वॉचेस, रिंग्स, पेन्स और कपलिंग्स। एक्चुअली इस केस में इमरान खान के साथ उनकी तीसरी बीवी बुशरा बीवी भी शामिल थी। इन पर आरोप ये था कि इमरान खान ने इन गिफ्ट्स को लेकर ऑफिशियल्स को मिसलीड किया और इन्हें जाकर मार्केट में महंगी कीमतों में भेजा। 21 अप्रैल 2023 को इस केस में इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था आर्टिकल 63A के अकॉर्डिंग, यानी इमरान खान 5 साल तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी भी इन्हें अलाउड होगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। लेकिन अल कादिर केस में जब इन्हें अरेस्ट किया गया था तो इसके बाद इस तोशाखाना केस में भी इन्हें कहा गया कि 8 दिन तक के लिए कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन 12 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी केसेस को इलीगल ठहराया और इन्हें 2 वीक बेल पर रिहा कर दिया। इस टाइम पर इमरान खान की सपोर्टर और भी बढ़ गई थी और इमरान खान ने कहा भी कि अब अगर इलेक्शन हुई तो वो ही जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
9 मई को जो प्रोटेस्ट हुआ था इमरान खान के अरेस्ट के बाद, इसमें पीटीआई की सपोर्टर ने कई सरकारी जगहों को नुकसान पहुंचाया था। जैसे लाहौर में जना हाउस पर हमला किया गया था और इसकी इमारत को आग लगाई थी। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को भी आग लगाई थी और बहुत सी तोड़ फोड़ की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी पंजाब में करीब 94 पुलिस गाड़ियां तबाह की गई थी। 22 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिस और पुलिस स्टेशन को डैमेज किया गया था प्रोटेस्ट के दौरान। ये जितनी भी चीजों को डिस्ट्रॉय किया था प्रोटेस्ट के दौरान, इससे टोटल में गवर्नमेंट को 2.5 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था और इसमें करीबन 1.98 मिलियन रुपीस मिलिट्री की थी। ये सब पीटीआई की सपोर्टर ने की थी, तो अब बदला भी पीटीआई को ही भुगतना होगा। इसके लिए हुकूमत ने पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कई कारकुनों को अरेस्ट कर लिया गया। पीटीआई की कई मेंबर्स ने तो पार्टी को ही छोड़ दिया। ये पूरी सिचुएशन पीटीआई के लिए इतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 5 अगस्त 2023 इमरान खान को दोबारा अरेस्ट किया जाता है इसी तोशाखाना केस में। और उनको 3 साल की कैद भी हो जाती है। इमरान खान की यही कैद सबसे टर्निंग पॉइंट था पीटीआई के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन भी आ रहा था और इमरान खान जेल में था। इससे पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कमजोर पड़ जाती है। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की जनरल इलेक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस लिया और इन्हें आजाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी। इसी तरह पीटीआई के उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशानात मिली और पीटीआई ने इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन लड़ा। लेकिन जब इलेक्शंस हुई तो सबसे ज्यादा सीट्स पीटीआई के मेंबर्स को मिली। पीटीआई को 101 सीट्स मिली, पीएमएलएन को 75 सीट्स और पीपीपी को 54 सीट्स मिली। पीटीआई सबसे ज्यादा सीट्स लेने के बावजूद भी अपनी सरकार नहीं बना सकती थी, क्योंकि इन्हें इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन लड़ने को कहा था। पीएमएलएन ने पीपीपी और कुछ छोटी पार्टीज के साथ कोलिजन करी और सरकार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आई और शहबाज शरीफ दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गई। पीटीआई की पार्टी इतनी वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सीट्स इनको मिली। लेकिन बदकिस्मती इनकी ये थी कि इन्हें इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन लड़ने को कहा था, वरना सरकार इनकी भी आ सकती थी अगर ये कुछ छोटी पार्टीज के साथ कोलैब होकर मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर पाती। तो अब आते हैं इमरान खान की तरफ की क्या वो इस तोशाखाना केस की 3 साल कैद से निकल भी गई या उनकी कैद और भी बढ़ गई। मार्च 2022 को इमरान खान के ऊपर एक और केस भी हुआ था, साइपर केस। इसमें कहा गया था कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। एक्चुअली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पाकिस्तान में एक कानून है। इस कानून को 1923 बरतानिया दौर में बनाया गया था कि अगर कोई रियासती राजों को अफशा करता है, अगर कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ शेयर करता है, तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तहत करीब 14 साल की कैद होती है। 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था, जिसमें इमरान खान ने कहा कि गैर मुल्की साजिश फॉरेन कंस्पिरेसी हो रही है। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने एक खत दिखाया और कहा कि हमें लिखकर धमकी दी गई है इनकी सरकार हटाने के लिए। हमारे मुल्क की मफाद में, लेकिन लिख के हमें धमकी दी गई है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। ये मेरे पास जो खत है ये सबूत है। इमरान खान ने कहा कि इस खत के पीछे अमेरिका और पाकिस्तानी मिलिट्री का हाथ है, लेकिन इसके जवाब में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी मिलिट्री दोनों ने कहा कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। We respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो इस पर बाद में रियासत ने कहा कि एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था और इमरान खान ने इसे जलसे में दिखाया और इसकी वजह से इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस बना और बाद में इमरान खान को इस साइपर केस में 10 साल की कैद हो जाती है। और इमरान खान के ऊपर बहुत सारे केसेस बन गए हैं और वो अब तक जेल में है। करीब 1000 डेज हो गए हैं इमरान खान को जेल में होते हुए। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इमरान खान जेल से रिलीज हो पाएंगे या उनकी सारी जिंदगी जेल में ही बीत जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।